Good morning to all students. We are going to study about today's topic, which is sentence. तो जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो वी आर गोइंग टू रिवाइज इट, रिपीट इट कि व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी पार्ट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और सेंटेंस को कैसे समझेंगे। सेंटेंस जो कि ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक हम कह सकते हैं कि आधारशिला है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और इसके दो पार्ट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और हमने इसको अपनी क्लास 9th में भी इसको पढ़ा था। आगे से उसको डिटेल में देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence. कि सेंटेंस नाउ अब सेंटेंस समझ रहे हैं तो सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं और सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं, ये हमें जानना है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। There are 5 kinds of sentence. सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस होगा उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। सेकेंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, imperative sentence। फोर्थ, optative sentence। और जो हमारा 5th नंबर है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence। assertive sentence जो कि एक सिंपल साधारण वाक्य होता है जिसे कि हम सामान्य भाषा में एक अभिव्यक्ति करते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल राम इज गोइंग, ये एक सिंपल सेंटेंस है जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। जो हम सामान्य सेंटेंसेस को बोलते हैं उसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। आगे चल के असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हमारा अफर्मेटिव जो कि है और एक नेगेटिव सेंटेंस भी इसमें होता है। असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं जिसमें कि हम नेगेटिव सेंटेंस पहले करते हैं
जिसमें कि हम किसी भी सिंपल सेंटेंस में, किसी भी साधारण वाक्य में नॉट शब्द को जोड़ करके उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये जो नेगेटिव सेंटेंस है ये भी एसआरटी में ही आता है, इसके एक पार्ट है। Ram is not going, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आगे हम जानते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कि हम कोई भी क्वेश्चन को आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे हिंदी हम समझे तो जैसे क्या राम जा रहा है, क्या वह दौड़ रहा है, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम जा चुके हैं। तो इस तरह से जब भी हम किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, वही हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम एग्जाम्पल में लिखेंगे। एग्जाम्पल, इज राम गोइंग, क्योंकि जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हम उनके हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं और लास्ट में कोई भी जो उनका इंट्रोगेशन मार्क्स होता है उसको हम यूज करते हैं। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें किसी से आज्ञा ली जाए, किसी से विनम्रता पूर्वक कुछ चीज कही जाए, मांगी जाए, जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंपरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं। जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन, यहां पे हम परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, जिसमें कि हम उस रिक्वेस्टिंग में जैसे प्लीज, मे, कैन आई टेक इट, तो प्लीज, काइंडली, ये जो वर्ड्स हैं ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इच्छा बोधक, जिसमें कोई विश या डिजायर करते हैं, वो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग डियर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, आई विश, आई विश यू कैन डू इट। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम इच्छा बोधक, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो प्रकट करते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें कि हम बोलते हैं विस्मयार्थ बोधक, जो कोई भी सडन फीलिंग्स होती हैं, जब भी सडनली कोई अचानक चीज होती है, उस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एग्जाम्पल और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी इसके साथ जुड़ा होता है। अल्लाह, alas, he has no more। तो एक हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है उसको भी इंडिकेट करते हैं, उससे भी हम पहचान करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दीज आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम जानते हैं कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं।
सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं जिन्हें कि हम जानते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के माध्यम से। He is a good boy. He is a good boy. यहाँ हमारा एक सेंटेंस है। अभी हमने कहा सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दो पार्ट जो इसके होते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि डूअर वर्ड इन द सेंटेंस, जो कि वाक्य में एक कर्ता का काम करता है, उसी वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अगर हम यहां देखें तो ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय में हमें यहाँ जो डूअर है वो ही है, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दिस इज डूइंग द वर्क ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कोई भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है जिसको कि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। एंड अदर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, अदर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो और सारे पार्ट हैं सेंटेंस के उन्हें हम प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कहीं भी कि अगर बाय द वे सेंटेंस के दो पार्ट में हमने जाना कि दो पार्ट होते हैं, उनको हम फिर अलग कैसे करें। तो आपको सीधे से देखना है कि सेंटेंस कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो एक वर्ड होगा सब्जेक्ट का, कोई भी नाउन या प्रोनाउन का, उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। अदर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस और भाग होते हैं रिलेटेड विद वर्ब, वर्ब से लेकर के जितना भी बड़ा वाक्य होगा वो हमारा प्रेडिकेट में आता है। आइए एक और बड़ा सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे श्याम हैज प्लेड क्रिकेट श्याम हैज प्लेड क्रिकेट इन द गार्डन। यहाँ पे हम ये देखिए, अभी हमारा सेंटेंस छोटा था तो हमने इसको क्लियर किया, हाँ यही सब्जेक्ट होता है, ये प्रेडिकेट होता है। अगर हमारा सेंटेंस कोई भी वाक्य अगर लेंदी है, बड़ा है, तो हम कहीं ये कंफ्यूज हो कि हमें कहाँ से हमें सब्जेक्ट बनाना है और कहाँ से प्रेडिकेट बनाना है। तो आपको यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आपको सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन विच इज द बिगिनिंग इन द सेंटेंस, जो कि वाक्य के प्रारंभ में होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन वही सब्जेक्ट का काम करता है और वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद बाकी रिलेटेड जो भी आपकी वर्ड्स हैं, आफ्टर द सब्जेक्ट ऑल वर्ड्स which is in the sentence is called predicate। इन्हें हम predicate कहते हैं। ये सारा पार्ट जो हमारा आएगा वो predicate होगा। कभी कभी सेंटेंसेस में दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे रोहन, रश्मि एंड राहुल are playing in the garden। रोहन, रश्मि
एंड राहुल आर प्लेइंग इन द गार्डन। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, रोहन, रश्मि एंड राहुल। यहां पे हमें 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो हम 3 सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट आएगा। और दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, इन्हें हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ये एक प्रोनाउन है तो यही केवल सब्जेक्ट होगा, या कोई नेमिंग वर्ड आएगा तो ये इस तरह से सब्जेक्ट बनेंगे। और अगर किसी भी वाक्य में एक से ज्यादा कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में आ रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट में ही काउंट किए जाते हैं। तो ये रोहन, रश्मि एंड राहुल, दीज आर 3 वर्ड्स कमिंग सब्जेक्ट। आर प्लेइंग इन द गार्डन, सीधी सी बात है, जहां से भी हमारा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है, वहां से लेकर के सेंटेंस के लास्ट तक वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। ये हमारा प्रेडिकेट होता है। अभी हम देखते हैं कि अभी तो हम पहचान लिए क्योंकि हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब जुड़े हुए हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, यहाँ पे हैज है, यहाँ आर है, तो हमने पहचान लिया कि हाँ यहां से लेकर के ये पूरा प्रेडिकेट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। तो हम कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं को देख करके हम पहचाने कि यही प्रेडिकेट पार्ट है। आप इसको भी ध्यान रखिए कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब, दैट मीन्स मेन वर्ब है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है या कोई लिंकिंग वर्ब नहीं, केवल मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कैसे करते हैं? एग्जाम्पल, सी रीड्स हर बुक डेली। शी रीड्स हर बुक डेली। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ इज एंड आर नहीं है, बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस and we know that if the sentence is present indefinite tense, we never use the helping verb of the tense in the affirmative sentence। हम जानते हैं कि अगर हमारा जो ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये अफर्मेटिव में है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हम इसके साथ नहीं लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज यूज टू मेन वर्ब विद इट, मेन वर्ब को यूज करते हैं। इफ आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, then we add s or es in the main verb। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन में है तो हम मेन वर्ब में s या es को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे तो हमें नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब साथ में लगा हो, नहीं है, तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें देखना क्या है कि हमारा वर्ब कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सी और रीड्स हर बुक डेली, यहां हमें वर्ब देखना है, ये प्रेडी। सी रीड्स हर बुक डेली, यहाँ पे प्रेडिकेट हमारा किसके साथ स्टार्ट हुआ? मेन वर्ब के साथ स्टार्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो प्रेडिकेट बनेगा, जो भी हम प्रेडिकेट जानते हैं, तो क्या अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब हो तभी होगा या उसके अलावा भी कोई वर्ब हो। तो इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। तो जो हमारा मेन वर्ब, जहां से भी वर्ब स्टार्ट हो, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब आया है, उसी वर्ब के साथ हम पूरा प्रेडिकेट को पहचानते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, रोहन sang a song in the hall। रोहन sang a song in the hall। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं?
there is also no any type of helping verb or auxiliary verb in the sentence. यहां भी हमें कोई auxiliary verb या helping verb नहीं दिख रहा है. ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो फर्स्ट वी नो दैट कि दिस सेंटेंस इज इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस. दैट मीन्स यू कैन से इट्स सिंपल पास्ट टेंस. हाउ यू आइडेंटिफाई इट? We identify it by the helping verb of the sentence. We know that whenever we see the second form of the verb in affirmative sentences, जब भी हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है. बिकॉज वी नो दैट इन 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस देयर आर 2 टेंस व्हिच डज नॉट टेक देयर हेल्पिंग वर्ब इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस. हम जानते हैं कि जो 12 टेंस है उसमें 2 ऐसे टेंस हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अपने हेल्पिंग वर्ब को सामान्यतया नहीं लेते हैं. एंड दैट सेंटेंसेस आर प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट भी बोलते हैं. तो हम इसको पहचानते कैसे हैं? We identify it by the main verb in the sentence. अगर वाक्य में कोई मेन वर्ब है और वो किस फॉर्म में है, इससे पहचानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है. बिकॉज वी नो दैट, अभी हमने देखा कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है. And simple past tense always take the second form of the verb. हमेशा वो सेकेंड फॉर्म वर्ब का लेता है, जिससे कि हम पहचानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो अब अगर हमें इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आइडेंटिफाई करना है तो वेरी सिंपल. फर्स्ट वी हैव टू लुक द वर्ड फर्स्ट. व्हाट इज दिस? रोहन. रोहन इज अ नेम, दैट्स नाउन, दैट मीन्स इट इज अ सब्जेक्ट. ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. और यहां से लेकर के ये पूरा पार्ट जो हमारा हुआ ये प्रेडिकेट हो गया. प्रेडिकेट. तो दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जिसे कि हम बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. क्योंकि अभी हमने देखा इसमें कि जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ भी और जहां से मेन वर्ब जुड़ा हुआ है, जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, उनके साथ भी हम कैसे पहचानते हैं कि हमें कहां से सब्जेक्ट और कहां से प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है. अदर सेंटेंसेस यू नो दैट अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर ऑलवेज टेक देयर हेल्पिंग वर्ब्स. शैल, विल, can, and for the modern auxiliaries. One more example for the modern auxiliaries. Example, he can do it easily. He can do it easily. अभी तो हमने केवल जो हमारे 12 काइंड्स ऑफ टेंसेज हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया और हमने इसको अंडरस्टूड किया कि कैसे हम सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को पहचानते हैं. बट अगर इनके अलावा कोई भी मॉडल वर्ब्स आते हैं तो भी हमें सेम फॉर्मूला ही अपनाना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. He can do it easily. That means he is subject